जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा अष्टम का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है हमारे अतीत भारतीय अध्याय 7 का देश की जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना औपनिवेशिक शासन काल में, जिसमें हमने पहले पढ़ा था प्राच्यवाद की क्या परंपरा थी और क्या भाषाविद कौन थे और किस तरह से उन्होंने जो वहाँ के अंग्रेजी लोग थे उन्होंने कुछ विद्वानों ने हमारे ये बताया था कि भारत की है जो शिक्षा प्रणाली और साहित्य कितना मजबूत है कि जिसमें दुनिया भर का ज्ञान उसमें छुपा हुआ था। लेकिन उनका भी कुछ विरोध करने वाले लोग थे पश्चिमी लोगों में भी, जिन्होंने उनका विरोध किया और फिर उन्होंने किस तरह से हमारे यहाँ मदरसे स्थापित किए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज स्थापित किया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि पूर्व की जघन्य गलतियां कौन कौन सी, ऐसी कौन सी उन लोगों ने काम किए जो आज भी हमारे साहित्य को समृद्ध होने से रोक रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। जो हमारे प्राच्यवादी दृष्टिकोण था, पुराना जो शिक्षा प्रणाली था उसकी आलोचना शुरू हो गई। क्या हो गई? आलोचना शुरू हो गई थी, जिसमें उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञान, पूर्व की शिक्षा, पूर्व का ज्ञान है जो त्रुटि भरा है। क्या है? त्रुटियां भरी हुई है। पूर्व के ज्ञान में त्रुटियां हैं और दूसरा उन्होंने कहा अवैज्ञानिक है। क्या है? अवैज्ञानिक है। ये दो चीज उन लोगों ने हमारी कही थी। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा के साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्य विद्याओं पर हमला करने वालों में जो प्रमुख था वो जेम्स मिल था। क्या था? जेम्स मिल है जो सबसे प्रमुख था। क्या था? प्राच्यवादियों पर विरोध करने वाला। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्यों और धार्मिक साहित्य की बजाय यह पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की। उन्होंने जेम्स मिल ने कहा पूर्व की जगह पश्चिमी ज्ञान को बढ़ाया जाए। क्या कहे? ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, यानी अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी साहित्य को। 1830 के दशक तक प्राच्य विद्याओं का विरोध और तीखा हो गया और थॉमस बेबिंगटन मैकाले इस आलोचना में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचार। और 1830 में मैकाले, 1830 में जो प्रमुख आलोचक था वो था थॉमस बेबिंगटन। मैकाले, जिसे हम लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं, ये प्रमुख विरोधी था। क्या था? विरोधी था। भारतीय या प्राच्यवादियों का प्रमुख विरोधी था, जिसे ने भारत को असभ्य, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना, और यही पहला बंदा था जिसने हमारा विरोध करते हुए कहा कि भारत असभ्य है। क्या है? असभ्य है। इन्हें सभ्यता सिखानी होगी। क्या करनी होगी? सभ्यता सिखानी होगी। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। उन्होंने कहा भारत का कोई ज्ञान, क्या है? भारतीय ज्ञान
कर सकता है, अर्थात भारतीय ज्ञान है जो कम दक्ष हैं। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। यानी उसने कहा था, प्रश्न भी आएगा कि किसने ये कहा था कि यूरोप की सिर्फ अलमारी का एक खाना जो साहित्य से भरा हुआ है वो समूचे भारत और एशिया या अरब के सब साहित्य के बराबर भी हैं, बराबर से भी वो ज्यादा हैं। भारत के ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा लॉर्ड मैकाले का मानना था, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्ण मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया और मैकाले ने ही है जो अंग्रेजी साहित्य क्या अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया या शुरुआत भी उसी ने की। क्या की शुरुआत भी उसी ने की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले का मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया और मैकाले के विवरण के आधार पर मैकाले मिनट्स के आधार पर ही 1935 का शिक्षा अधिनियम, शिक्षा एक्ट पारित किया गया। यह भी फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राचीन विद्या संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तकें छपनी लग गई। 1854 में हैं जो इन्होंने व्यवसाय के लिए शिक्षा शुरू की थी। व्यवसाय के लिए शिक्षा, व्यवसाय के लिए जो शिक्षा शुरू की गई थी। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल ने चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए, जिसे चार्ल्स वुड का जिसको हम वुड डिस्पैच कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड डिस्पैच भी कहते हैं, जो उन्होंने 1854 में लागू किया गया। यानी 1835 में मैकाले 1835 में मैकाले के मिनट्स आए थे शिक्षा से संबंधित और 54 में वुड्स डिस्पैच आया था। इस संदेश को वुड्स का नीति पत्र या डिस्पैच में कहते हैं। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार दोहराया गया कि प्राचीन के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में कितने व्यावहारिक लाभ होंगे। इस दस्तावेज से यूरोपीय शिक्षा का व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बनाया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझाने के और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझाने में मदद मिलेगी। यद्यपि उन्होंने यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया, जो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आए और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि यह तब तक के लोग यूरोप से बनी चीजों को खरीदना और बेचना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन पाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कोई कमी नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि ये लोगों को न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यकता अनुसार निपुणता पैदा कर सकता है।
54 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए और 57 में मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे। उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और स्कूली शिक्षा में परिवर्तन के भी प्रयास हुए। कल हम उसके आगे पढ़ेंगे कि बाकी की पाठशालाओं का क्या हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।